हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पार्ट 2 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड्स एंड द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वी ऑल ऑफ नो दैट टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है एंड अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड फाइनली already written here. In a complexometric titration, colored compound is formed between the metal and ligand only. So ligand are, we can say, used as a complexing agent we can say. Indicator जो होता है indicate करता है end point of the titration. So types of complexing agent. Classification of ligand according to the number of sites of the attachment of the metal ion. जो ligand है उसको उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग जितने उस पे नंबर ऑफ साइट प्रेजेंट होते हैं अटैच होने के लिए मेटल आयन से. सो ऑन अ बेसिस ऑफ दिस अटैचमेंट वी कैन क्लासिफाइड into a various classes like a unidentate ligand. पहला क्लास होता है यूनिडेंटेड, इसको मोनोडेंटेड भी बोलते हैं. मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल, डेंटेड मींस द कोर. सिंपल ligand भी इसे ही बोलते हैं हम लोग. द ligand which are attached from the metal at the one side. अगर ligand मेटल से एक साइड पे अटैच होता है तो वो मोनोडेंटेड बोला जाता है या यूनिडेंटेड बोला जाता है. जैसे वाटर है, अमोनिया है, सी एन माइनस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये दीज आर द एनाइनिक लिगेंड एंड इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड. वाटर अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड्स है. सो इनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, ये लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और मेटल आयन से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अ कैपेबल टू डोनेट अ वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आप देखिए इट इज अ NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है. सो इट इज कैपेबल टू डोनेट अ 1 मोल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट करता है सिल्वर से. सिल्वर जो है के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है. सिल्वर के ऊपर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जस्ट डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने का टेंडेंसी होता है. सिल्वर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, देन इट विल जनरेट अ 2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दो अमोनिया के मॉलिक्यूल लोन पेयर को शेयर कर सकते हैं, इसके पास बॉन्डिंग जनरेट कर, इससे बॉन्डिंग जनरेट कर सकते हैं. ऐसे ही कॉपर के ऊपर देखिए 2+ चार्ज है तो कॉपर विल जनरेट अ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये अमोनिया के 4 नंबर्स ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हुए जो कि कॉपर से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जनरेट करते हैं. नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड. बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि जो हमारा लिगेंड है, जैसे यहाँ पे देखिए इथिलीन डाई अमाइन का मॉलिक्यूल है, इट इज अ इथिलीन डाई अमाइन का मॉलिक्यूल है. ये मेटल जो एटम है, मेटल आयन जो है उससे 2 साइड्स पे बाइंड हो सकता है. एक लोन पेयर ये है इसके पास, दूसरा लोन पेयर ये है इसके पास. सो इट इज कैपेबल टू जनरेट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू द 2 पर्टिकुलर पोजीशन. सो कॉपर 2+ आयन है तो 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन डाई अमाइंस आर रिक्वायर्ड हेयर. दो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. बाइडेंटेड लिगेंड, एक लिगेंड जो है वो अटैच हो सकता है 2 साइड पे मेटल आयन के. सो यहाँ पे विजिबल है ऑलरेडी. ये देखिए आप यहाँ पे एरो बनाया गया है. ऑलरेडी द 2 bonds आर, it's generating a 2 bonds from copper. It is capable to generate 2 bonds from the copper. So 2 moles of ethylene diamine is required to generate a coordinate bond. So total 4 coordinate bond is here. इसे बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं. एक लिगेंड 2 नंबर ऑफ मेटल आयन से 2 नंबर ऑफ अटैचमेंट शो करता है. सो द लिगेंड अटैच टू द मेटल आयन एट द 2 sides. So it is a one side, it is a second side. It is a second molecule which are generating the attachment through, we are forming attachment through the 2 sides, one from this, another is this particularly attachment. So tridentate ligand, the ligand attached to the metal ion at the 3 sides, through the at the 3 sides. यहाँ देखिए it's a
डाई इथिलीन ट्राई अमाइन का ये मॉलिक्यूल है, 2 इथिलीन ग्रुप है यहाँ पे और 3 अमाइनो ग्रुप है ऑलरेडी. सो डाई इथिलीन ट्राई अमाइन का मॉलिक्यूल है. 3 साइट्स आर अवेलेबल हेयर. दिस फर्स्ट साइट, it is a second site and it is a third site. These are the 3 sites where through which it will able to attach from the metal ion. So it is a tridentate ligand. Tridentate ligand are the ligand which is able to attach from the metal atom ion at the 3 sites. Next is the tetradentate ligand. The tetradentate ligand are able to attach to the metal at the 4 site. So triethylene tetramine is here. Mono, di, triethylene and tetraamino group. It's a 1, 2, 3, 4. Sorry. These 4 amino group are present here, and they all are capable to generate. It will form a coordinate bond through the metal ion. So it is a what we can say, these are the 4. So we can say it is a tetradentate ligand. It's a ligand which are able to attach to the metal atom at the 4 different sites. So next is a chelation. What is chelation? चिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि चिलेटिंग एजेंट्स या चिलेट का फॉर्म होना थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड द चिलेशन. सो व्हाट, पहला डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज चिलेट? चिलेट क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फॉर्म होता है लीगेंड, ऐसा लीगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर ग्रुप्स हो, मेटल के थ्रू बॉन्डेड हो, और वो जब मेटल से बॉन्ड जनरेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है. सो इन अ प्रॉपर वे वी कैन राइट डाउन इट. चिलेट्स is a complex formed between the ligand containing the 2 or more donor groups and the metal to form a ring like structure. जो चिलेट जो है, चिलेशन जब होता है तो ये हमें याद रखना है कि जो लीगेंड होता है वो डोनर होता है और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक्सेप्टर होता है. तो इसके कारण उसका जो है इट विल जनरेट अ स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक हो सकता है या चिलेट रिंग जनरेट करता है. नेक्स्ट टर्म इज द चिलेटिंग एजेंट. व्हाट इज द चिलेटिंग एजेंट? Obviously, organic molecules containing the 2 or more donor groups which combine to the metal to form a complex having a ring-like structure. जैसे हम चिलेट्स की बात कर रहे थे, वैसे ही चिलेटिंग एजेंट को भी हम बोल सकते हैं कि वो एजेंट जो चिलेशन जनरेट करते हैं, दे आर द चिलेटिंग एजेंट्स. उसमें क्या आता है? उसमें लीगेंड आता है और सेंट्रल मेटल एटम आता है. सो बोथ आर combined to each other they and generating a ring like structure. So both are the chelating agent. चिलेट्स आर जो होते हैं यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. चिलेट्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. एक टर्म है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट. व्हाट इज द सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट? सो ऐसे लीगेंड्स विच फॉर्म द वाटर सॉल्युबल चिलेट्स, वी कैन से इट इज द सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स. कुछ ऐसे लीगेंड्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं वाटर में सॉल्युबल होने वाले चिलेट्स. तो इस टाइप के एजेंट्स को हम लोग सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स बोलते हैं. जैसे ईडीटीए, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. सो इट्स अ वर्किंग एज ए सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम लोग 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं. डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड, बैक टाइट्रेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल्स. So first is the direct titration method. So in this type of the titration, the sample solution of metal ion in the presence of suitable buffer is titrated against the standard disodium EDTA solution. नाम ही बता रहा है कि डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड में हम लोग क्या करते होंगे, एक एनालाइट लेते होंगे और उसको डायरेक्टली टाइट्रेट कर देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइसोडियम EDTA से. Metal EDTA complex must be more stable than the metal indicator complex in a buffer medium. जो मेटल और EDTA जो कि हम ब्यूरेट से लेते हैं, EDTA ब्यूरेट में लेते हैं और उससे टाइट्रेशन करते हैं, तो जो मेटल EDTA होता है इट्स अ मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली किससे? जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है उसके कंपेरेटिवली. तो हमें याद रखना है ब्यूरेट में हमेशा हम क्या लेते हैं, हम लोग EDTA को यूज करते हैं. EDTA इज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड. So we will take inside the burette.
द कंपाउंड टू बी डिटरमाइंड इन वाटर सॉल्युबल, ऑब्वियसली कंपाउंड जिनको डिटरमाइन करते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द ईडीटीए एंड द मेटल मस्ट बी रैपिड, बहुत फास्ट होता है। जो ईडीटीए को जब हम ब्यूरेट से ऐड करते हैं कोनिकल फ्लास्क में, तो हमें याद रखना है कि इट्स विल जनरेट अ मस्ट रैपिड, इट विल बी बॉन्डेड फ्रॉम द एनालाइट and generating a complex. So the reaction between the EDTA and metal must be rapid. Reaction is slow. If the reaction is slow, it must be catalyzed. Obviously reaction slow होगा तो वो catalyze हो जाएगा solution में, ions generate हो जाएंगे solution में। metal ion should not be precipitated at the pH of the titration. metal ion को कभी भी pH जिस पे titration हो रहा है उस पे precipitate नहीं होना चाहिए। metal ion is precipitated as a metal hydroxide. Auxiliary reagent must be added to the prevent the precipitation of metal ion. हमें याद रखना है अगर मेटल आयन जो है मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा है तो एक ऑक्सिलरी रिएजेंट ऐड करते हैं इसमें। ये ऑक्सिलरी रिएजेंट क्या करता है, ये ऑक्सिलरी रिएजेंट जो होता है उसको ऐड करने से जो प्रेसिपिटेशन जनरेट हुआ है वो फिर री आयोनाइज्ड हो जाता है सोल्यूशन में। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑक्सिलरी रिएजेंट जो है उसको जरूर से जरूर ऐड करना चाहिए टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयन। वो मेटल आयन के प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। सो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस, वाटर हार्डनेस को अगर हमें डिटरमाइन करना है डायरेक्टली, सो व्हाट वी कैन डू, वाटर हार्डनेस जो होती है हमको पता है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की प्रेजेंट के कारण होता है वाटर में। सो ईडीटीए हम लोगों ने ब्यूरेट से ऐड करना चालू किया, ईडीटीए फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बट हमें याद रखना है कि कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स इज अ मोर स्टेबल देन द मैग्नीशियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जो ज्यादा स्टेबल होगा जो कॉम्प्लेक्स ईडीटीए के साथ, जो भी मेटल ज्यादा फास्टली कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। सो सोल्यूशन में पहले कैल्शियम ईडीटीए का प्रेसिपिटेट बनता है बिकॉज कैल्शियम इज अ मोर सेंसिटिव फॉर द प्रेसिपिटेशन। एट द pH 12 EDTA फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम ओनली। अगर मान लीजिए नेक्स्ट इज द टोटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को हमको कैलकुलेट करना है, टोटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आइडेंटिफाई करना है। सो फॉर द टोटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन डिटर्मिनेशन बाय द टाइट्रेशन विद द EDTA एट द pH 10, वी कैन परफॉर्म द टाइट्रेशन एट द pH 10। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वी कैन यूजिंग द अमोनिया बफर, इसमें अमोनिया बफर यूज करना पड़ता है पीएच को 10 मेंटेन करने के लिए। एंड इरियोक्रोम ब्लैक टी एक जो होता है इंडिकेटर उसको यूज करते हैं। अपॉन टाइट्रेशन विद ईडीटीए कैल्शियम आयन विल बी चीलेट फर्स्ट देन द मैग्नीशियम आयन। ऑब्वियसली जब टोटल कैल्शियम आयन डिटर्मिनेशन करना होता है तो पहले जो है ईडीटीए को हम लोग के थ्रू हम लोग कैल्शियम को डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि कैल्शियम की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, कैल्शियम ज्यादा स्टेबल प्रेसिपिटेट जनरेट करता है। और जब पूरा का पूरा कैल्शियम प्रेसिपिटेट जनरेट कर लेता है देन वी विल द सोल्यूशन विल गिव द मैग्नीशियम आयन प्रेसिपिटेट थ्रू द ईडीटीए। अगर मान लीजिए फॉर द कैल्शियम को डिटरमाइन करना है हम लोग को केवल, तो हम लोग का मेथड थोड़ा चेंज होता है, direct titration with the EDTA at the pH 12 using the 8% solution of the sodium hydroxide and muraxide indicator यूज करते हैं इसमें। अगर हमें कैल्शियम को केवल डिटरमाइन करना है तो हम EDTA के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग टाइट्रेशन करते हैं जब pH उसका होता है सोल्यूशन का 12 और 8% NaOH सोल्यूशन ऐड करके। इस कंडीशन में कैल्शियम आयन का डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। मैग्नीशियम आयन इज प्रेसिपिटेटेड इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड leaving calcium 2+ which is titrated with the EDTA। ऑब्वियसली जो कैल्शियम है उसको हम लोग लीव करा लेते हैं EDTA के टाइट्रेशन के थ्रू। सो मैग्नीशियम 2+ आयन का कंसंट्रेशन यदि निकालना है देन टोटल माइनस कैल्शियम इज इक्वल टू मैग्नीशियम आयन थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन इट। सेकेंड है बैक टाइट्रेशन। तो हमें पता है बैक टाइट्रेशन का मतलब है कि दोबारा से टाइट्रेशन परफॉर्म करना। एक बार डायरेक्ट टाइट्रेशन करने के बाद रीटाइट्रेशन करेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग बैक टाइट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, एक जो भी मेटल आयन है उसको टाइट्रेशन करने के बाद हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ नोन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड ईडीटीए टू द सैंपल को। जैसे मान लीजिए हम ईडीटीए से टाइट्रेट कर रहे हैं तो हम बहुत एक्सेस में सैंपल को टाइट्रेट कर लेंगे ईडीटीए से। द मीडियम इज बफर्ड होता है मीडियम।
excess EDTA is titrated with the standard solution of another metal ion. भाई जो excess amount है EDTA में उसको दूसरे मेटल आयन से दूसरे ब्यूरेट में भर के उसको रीटाइट्रेट कर लेते हैं, तो वही लिखा हुआ है excess EDTA is titrated with a standard solution of another metal ion, just like a example magnesium 2 plus or zinc 2 plus. इट इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस, देखिए किस किस केसेस में हम यूज करते हैं. इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे बेरियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम डाइक्रोमेट हो गया, PbSO4 हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया, यूजुअली सॉल्युबल होते हैं ये हॉट EDTA में. उनको हम लोग ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम लोग बैक टाइट्रेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द रिएक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड EDTA, अगर EDTA इज स्लो, इनकम्प्लीट, ऐसे कंपाउंड जिनका टाइट्रेशन करने पे मेटल आयन से EDTA का जो रिएक्शन है वो स्लो हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है, जैसे फेरिक आयन, एल्यूमिनियम आयन, क्रोमियम क्रोमेट आयन etc. So these type of the ions we can titrate it through the back, perform the titration through the back titration. We can identify it through the back titration. The metal ion is precipitated at the pH suitable for the titration. So the metal ion, ऐसे metal ion जो precipitate हो जाते हैं किसी एक suitable pH पे titration के, just like aluminium hydroxide. So for this type of the substances we can perform the back titration. The color change at the end point, obviously back titration में भी color change होता है, indicator का use होता है. तो free indicator color जो होता है और एक होता है metal ion indicator color. So free indicator color जो है it's different from the metal ion indicator color. So finally we can visualize the on the basis of color changes. So back titration को हम लोग एल्यूमिनियम साल्ट के डिटर्मिनेशन के थ्रू प्रॉपर समझ सकते हैं. सो डिटर्मिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम साल्ट, हाउ कैन वी विल डिटरमाइन द एल्यूमिनियम सॉल्ट. एल्यूमिनियम सॉल्ट के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA से हम लोग इसको टाइट्रेट कर देते हैं पहले. ये जो पहला वाला है इसमें देखिए आप, ये फर्स्ट वाला ब्यूरेट जो है इसमें EDTA भरा हुआ है, ये और नीचे जो है ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर क्या है, इस वाले कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा जो है एल्यूमिनियम आयन है, इट्स एल्यूमिनियम आयन. सो EDTA के थ्रू हम लोगों ने इसको टाइट्रेट करना चालू किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA ऐड कर देते हैं इसके अंदर. उसके बाद इसी कोनिकल फ्लास्क को हम लोग हीट करते हैं. हीट करने के बाद सोल्यूशन का pH एडजस्ट करते हैं 10 बाय यूजिंग द अमोनिया बफर, और उसके बाद इसी को दोबारा से रीटाइट्रेट करते हैं हम लोग इस एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA को दूसरे मेटल आयन से, जिंक से. देखिए आप लिखा हुआ है द रेजिडुअल EDTA इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड जिंक आयन यूजिंग द इरियोक्रोम ब्लैक टी एज ए इंडिकेटर. द कलर चेंज फ्रॉम द ब्लू टू द वाइन रेड कलर. जो इरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर होता है वो ब्लू कलर से वाइन रेड कलर शो करता है चेंज. रिएक्शन लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, एल्यूमिनियम आयन जो है ये जब EDTA से रिएक्ट करता है, इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ EDTA, H2Y2- से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एल्यूमिनियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनता है और H+ आयन जनरेट होता है, रिएक्शन में H+ आयन निकलता है. तो ये जो कि एरो के थ्रू दिखाया हुआ है कि ये फर्स्ट वाले कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पे हो रहा है ये रिएक्शन. ऑलरेडी ये एरो यहाँ पे शो किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ तक, इस कोनिकल फ्लास्क तक. तो ये क्या है, इट्स हैपनिंग इन अ फर्स्ट कोनिकल. नेक्स्ट क्या होता है, इसका pH एडजस्ट किया हम लोगों ने. देखिए आपने एल्यूमिनियम, ये जिंक नेक्स्ट लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का pH एडजस्ट करने में, एल्यूमिनियम EDTA कॉम्प्लेक्स का pH 10 एडजस्ट करने के बाद वी आर परफॉर्मिंग द रीटाइट्रेटेड बैक टाइट्रेटेड इट थ्रू द जिंक आयन. जिंक आयन को हम लोगों ने ये ब्यूरेट जो है दूसरा वाला, इसमें जिंक आयन भरा हुआ है, जिंक 2+ आयन भरा हुआ है, और नीचे वाला जो दूसरा वाला कोनिकल है ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है हम लोग ये दूसरे वाले कोनिकल फ्लास्क में इसको जिंक से टाइट्रेट कर रहे हो. ऊपर जो है ये जिंक 2+ है, जिंक 2+ आयन है इस यहाँ पे. इस जिंक 2+ आयन को हम लोग किससे टाइट्रेट, जिंक 2+ आयन से हम लोग किसको टाइट्रेट कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA जो नीचे है, ये यही वाला कोनिकल फ्लास्क है. यही कोनिकल फ्लास्क को हम लोगों ने इधर शिफ्ट किया है, बैक टाइट्रेट कर रहे हैं, दोबारा टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग जिंक 2+ आयन से. तो जिंक 2+ आयन से टाइट्रेट करने पे क्या होता है, जो यहाँ पे H2 है जो एक्सेस अमाउंट में, ये एक्सेस जला हुआ है ना भाई,
एक तो एल्यूमिनियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना लिया, जो एक्सेस अमाउंट में बचा हुआ है, ये क्या करेगा, जिंक प्लस आयन से ज्यादा सेंसिटिव होगा, देन इट विल जनरेट अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द जिंक। अब जिंक अगर पूरे तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जिंक है, मतलब वी आर डूइंग दैट, वी आर परफॉर्मिंग द टाइट्रेशन थ्रू द जिंक, सो एक्सेस अमाउंट ऑफ जिंक विल रिएक्ट फ्रॉम द इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर एंड इट विल जनरेट अ वाइन रेड कलर। तो देखिए आप, ये दूसरे वाले फ्लास्क में हो रहा है, यहाँ पे वाइन रेड कलर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इट्स जनरेटिंग अ वाइन रेड कलर, द सेकेंड फ्लास्क। तो फाइनली इससे क्या हुआ, ऑन दिस टाइट्रेशन थ्रू बैक टाइट्रेशन एक्सेस अमाउंट ऑफ ईडीटीए वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, और ये एक्यूरेसी, we can accurate amount of EDTA which will require to neutralize the aluminium 3 plus ion, we can determine it through the back titration। जब excess amount of EDTA को हम लोग जिंक से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ EDTA एल्यूमिनियम को टाइट्रेट करने के लिए यूज हुआ था, उसको हम लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे को लगता है यू ऑल कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।